हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है? हमने फंक्शन की बात की थी लास्ट क्लास में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन की तरह काम करता है मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस विच एंश्योर स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो वो काम कब करेंगे? जब एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, मींस उनके बीच में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ना तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो, एफर्ट और मनी दोनों तभी पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन में। एफर्ट और मनी से तभी काम करवाया जा सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेट के बीच में भी होना चाहिए, एम्प्लॉयर के बीच में भी होना चाहिए और मैनेजमेंट के बीच में भी होना चाहिए, ताकि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो राइट डायरेक्शन में जाए। कौन किसको कम्युनिकेट कर रहा है, कौन किसको डायरेक्टिंग कर रहा है, तो हर किसी चीज से रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से एंड कंट्रोलिंग से। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट परमिटेड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए। इसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज अचीविंग कोऑर्डिनेशन लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल विच इज ए की टू सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। और एक ये इंपॉर्टेंट की है मैनेजमेंट की सक्सेस के लिए, वो तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन के? इट इज नॉट ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फंक्शन बट द वेरी इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए। इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करे ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। इट डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली और बाय फोर्स, मींस कोऑर्डिनेशन को फोर्सफुली वहां पर अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि ये जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉइज वो उनकी समझ पर डिपेंड करता है। जो लीडर है वहां पर जो काम करवा रहा है सबऑर्डिनेट से, उसकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन वहां पर कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड पर्पस। कि कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या है? यूनिटी एस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। इट इज ए डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस और एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कि जरूरी नहीं कि एक बार ही कोऑर्डिनेशन किया जाए, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन का लेवल भी चेंज होता है। कैसे कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। इट इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट। कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप में एस्टेब्लिश किया जाता है, इंडिविजुअल में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब एक ग्रुप में हम काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, तो टीम के मेंबर के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन दे कैन नॉट अचीव एनी गोल। इट हैज ए कॉमन पर्पस ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिशमेंट। कि जो कॉमन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमने सेल इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो कॉमन पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या, कितने तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप और कवरेज। देयर आर टू टाइप्स, नेमली इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। अगर हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कब होगा? देखो, इंटरनल कोऑर्डिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, डिवीजन, सब डिवीजन एंड अदर वर्कर्स। मींस अलग अलग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और भी डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन हैपन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल फंक्शन विच रिक्वायर इंटरनल कोऑर्डिनेशन इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और ये इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन।
तो कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है? हमने फंक्शन की बात की थी लास्ट क्लास में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन की तरह काम करता है मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस विच एंश्योर स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो अच्छे से हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन क्या है और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सेम लेवल के एम्प्लॉइज के बीच में होता है। जैसे वो टीम वर्क में काम कर रहे हैं, 5 वहां पर सबऑर्डिनेट हैं, 5 एम्प्लॉइज हैं और उनका जो स्टेटस ऑफ जॉब है वो सेम है, तो सेम स्टेटस के पर्सन के बीच में जब कोऑर्डिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट हेड, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेलिंग डिपार्टमेंट, को-वर्कर्स के बीच में। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन जब अपर लेवल से लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि जो जो सुपीरियर है, सुपीरियर कोऑर्डिनेट हिज वर्क विद हिज सब कोऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर ऑपरेटिंग लेवल के बीच में। फिर आता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डिवीजन, सब डिवीजन एंड अदर वर्कर्स विद द जनरल पब्लिक एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना कोऑर्डिनेशन है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है और बाहर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो जो मार्केटिंग एजेंसी हमने हायर कर रखी है उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है। तो ये आता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन के साथ, कि कस्टमर के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सप्लायर के साथ हम कैसे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स जो हैं हमारे, डेटर्स जो हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल क्या है। Thus, organizational relationship with customer, competitor, owner, government agency, changing technology, other enterprises, business and political environment, इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल कैसा है। तो ये आता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हमारे रिलेशन होते हैं उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पूल्ड कोऑर्डिनेशन, सिक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन, रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन। तो पूल्ड कोऑर्डिनेशन क्या है? पूल्ड कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ईच ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट परफॉर्म कंप्लीटली सेपरेट फंक्शन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है, बिजनेस यूनिट है, वो अपना अलग से फंक्शन कैरी करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना। डिपार्टमेंट may not directly interact and don't directly depend on each other in the pooled interdependence model. Each does contribute individual piece to the same overall puzzle. These create an almost blind, indirect dependence on the performance of other. This model requires standardization in the rules and operating procedure. The demand for coordination to prevent slowdown is greater in this model. पूल्ड कोऑर्डिनेशन में कहा कि हर बंदा अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईच डिपार्टमेंट खुद के डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे डिपार्टमेंट से उसे कोई मतलब नहीं है। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे से डायरेक्टली उसे कोई लेना देना नहीं है। तो हर बंदा फाइनली खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो अकाउंटेबिलिटी बनती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या कर रहा है ब्लाइंडली, उसके ऊपर वो कोई ध्यान नहीं देता। फिर आता है सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन। सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन में कहा दिस मॉडल अकर्स व्हेन वन यूनिट इन द ओवरऑल प्रोसेस प्रोड्यूस एन आउटपुट नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस बाय द नेक्स्ट यूनिट। Perhaps the most obvious example of sequential interdependence is an assembly line. Resources in a sequential interdependence model is essential to efficient operation. Sequential coordination में कह रहा है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस पर जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फर्स्ट लेवल पर ऑपरेटिंग यूनिट है वो अपना काम कंप्लीट करती है, उसके बाद ही दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा स्टेप आता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो उसका काम डिपेंड करता है पहले वाली प्रोसेस पर। तो पहले वाली प्रोसेस का क्या काम है कि अपना काम कंप्लीट करना, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट के लिए वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस में काम करना, एक असेंबली लाइन।
जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना है तो वो 3-4 प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर जाता है, लास्ट में फिनिश्ड गुड्स में वो चेंज होता है। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सिक्वेंसली उनको प्रोड्यूस किया जाता है फाइनल गुड्स में चेंज करने के लिए। फिर आता है थर्ड, रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन। दिस आल्सो एग्जिस्ट in the reciprocal interdependence model. This model is similar to sequential interdependence model. Output of one department become the input of another with the addition of being cyclical. In this model, an organizational department are at their higher intensity of the interaction. कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट होता है, जब एक डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बनता है। मींस जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का था, उसने अपना काम कंप्लीट किया, फिनिश्ड गुड्स में उसको चेंज किया रॉ मटेरियल को, तो उसका काम वहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम कब आया? जब उसके पास फिनिश्ड गुड्स आ गया कि उसकी मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। सेलिंग डिपार्टमेंट का काम है कि डिस्काउंट लगाना है, प्राइस सेट करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केटिंग प्राइस कितना है, मार्कअप प्राइस कितना रखे वो। तो जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसका काम कब स्टार्ट हुआ? जब फिनिश्ड गुड्स बनकर उसके पास आया। तो ऐसे वो उसके लिए इनपुट है क्योंकि उसको उसे सेल करना है। ये होता है रेसिप्रोकल डिपार्टमेंट कि एक डिपार्टमेंट का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बन जाता है। फिर आता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कोऑर्डिनेशन के टाइप में। नेचुरल हिंड्रेंसेस हो सकती हैं कि किसी की आपस में ना बनती हो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक अच्छे न हो। इनएडिक्वेट लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट कि जो हमारे टॉप लेवल की अथॉरिटी है उनके पास टैलेंट की कमी है। इनएडिक्वेट ऑफ टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिन मशीनरी पर हम काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो टेक्निकली अच्छी नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉइज। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है टाइम पर। थ्रेट टू ऑटोनॉमी, डिसएग्रीमेंट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड आइडिया, डिफरिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन अलग है, एम्प्लॉयर की अलग है, मैनेजमेंट की अलग है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक बंदा दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता प्रोडक्शन प्रोसेस में, दूसरा सोचता कहीं इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कुछ हार्मफुल कुछ इफेक्ट ना हो जाए। कॉस्ट एंड बेनिफिट परसीव्ड एज अनसेटिस्फैक्टरी कि उन्होंने सोचा कोऑर्डिनेशन तो अच्छा है लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे ना मिले। यूनिलेटरल डोनर एक्शन एंड एजेंडा, दो तरीके की बात कही गई, दोनों के ऊपर काम किया गया, मतलब एक डिसाइड वहां पर प्लान नहीं था कि किस पर काम करना है। रैपिड स्टाफ टर्नओवर कि कोऑर्डिनेशन इतना खराब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो स्टाफ है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। फिर आता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो देखो यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो अच्छे तरीके से वहां पर डेलीगेट की जाए कि जो एम्प्लॉइज जिस चीज में एफिशिएंट है, कैपेबल है काम करने के लिए, उसको वही काम मिले। होल और एंटायर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज और यूनिट वाइज। ये भी सही है कि हर डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी एक्टिविटीज है उसको डिवाइड किया जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, यूनिट होती है, प्रोडक्शन यूनिट अलग होती है, सेल्स यूनिट अलग होती है, ऑपरेशन लेवल की यूनिट अलग होती है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही काम डिवाइड किया जाए। प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, प्रोसीजर पॉलिसी भी अच्छे से पहले से ही एस्टेब्लिश होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वो मेंटेन रखे जाए ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसी, हर कोई उनको फॉलो करे। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, वर्टिकल भी हो, हॉरिजेंटल भी हो, हर एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके और टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन भी अच्छा एस्टेब्लिश होना चाहिए। एम्प्लॉइज ग्रीवेंस सेल एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉइज में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसके लिए ग्रीवेंस सेल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में।
सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग, कि अगर किसी ने टाइम पर अपना काम कर दिया तो वो रिपोर्ट करे, अगर कुछ वहां पर मिस हैपनिंग हो गई है उसको भी रिपोर्ट कर सकता है। रिवार्डेड एडिक्वेटली, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाए, उसकी स्किल और इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। एक्टिव पार्ट इन मीटिंग, द मैनेजमेंट शुड इंड्यूस द एम्प्लॉय टू टेक एक्टिव पार्ट इन मीटिंग। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉइज अच्छा है, बोलने में एफिशिएंट है, कैपेबल है, इंसेंटिव लेने में, कुछ न कुछ नए आइडिया जनरेट करने में, तो उसको भी मीटिंग में बोलने का हक मिलना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड एनकरेज द एम्प्लॉइज टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर, कि मैनेजमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरे एम्प्लॉइज के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करें। मैनेजर्स शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड स्टाफिंग, कि हर किसी चीज में वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए एम्प्लॉइज को, कि वो अच्छे से लीडर की क्वालिटी आए, उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, प्लानिंग और स्टाफिंग अच्छे से हो। अगर कोई एम्प्लॉइज चाहता है आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटी वहां पर लेना, तो उसको अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब देखो, एक होता है कोऑर्डिनेशन, एक होता है कोऑपरेशन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिट ऑफ एक्शन इन द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो तो एफर्ट को अरेंज किए जाते हैं, एक यूनिटी में काम करने के लिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। कोऑपरेशन डिनोट collective effort of person working in an enterprise voluntarily for the achievement of a particular purpose. It is the willingness of individual to help each other. कोऑपरेशन होता है कि अगर एक एम्प्लॉय से अच्छे से काम नहीं हो रहा तो दूसरा एम्प्लॉय उसकी हेल्प कर दे, वो कोऑपरेट कर रहा है उसके साथ कि चलो हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमें ही लास्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो एक दूसरे के साथ अपनी विलिंगनेस से वो काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। बट कोऑर्डिनेशन वहां पर किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि अच्छे से एफर्ट किए जाए ताकि एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर सके। फिर आता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन है मैनेजमेंट का, कोऑपरेशन इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक डिफरेंस है यहां पर मेंशन कर रखे हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, but cooperation is the willingness to work with other or help other. Coordination refers early success of an organization depend upon the degree of coordination, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तभी हम इजिली अचीव कर सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन लेवल अच्छा है। कोऑपरेशन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। फिर कहा कोऑर्डिनेशन इज ऑब्टेन्ड ऑफिशियली बट कोऑपरेशन इज ए वॉलंटरी सर्विस। इट इज एस्टेब्लिश बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है, बट कोऑपरेशन इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एम्प्लॉइज। कोऑर्डिनेशन रिलेट है डायरेक्ट लिंक बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन, बट कोऑपरेशन हैज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन कोऑपरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो आज हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन में डिफरेंसेस, स्टेप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहां से अगर हम कहें विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर कैन नेवर बी प्रोग्रेस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस डिपेंड करती है टोटली कोऑर्डिनेशन के ऊपर। अगर एम्प्लॉइज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जा सकता। अब आगे आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में? तो इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की और ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन में कहा डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड डिपार्टमेंट लीड टू डाइवर्सिटी एंड लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम डिवाइड होना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज हो, यूनिट वाइज हो, ताकि उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेशन हेल्प टू अवॉइड कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस,
कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं ऑपरेशनल लेवल पर। लैपिंग ओवर ऑफ द एफर्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि एक काम को बार बार करने की बजाय अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी आएगी जिससे प्रोडक्ट की, और वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड टीम वर्क, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो एम्प्लॉइज टीम वर्क में काम करते हैं। ह्यूमन रिलेशन, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है एक टीम स्पिरिट में काम करने के लिए, और एम्प्लॉइज की मोरल को भी इंक्रीज करता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो आसानी से इजीली अपने एम्प्लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। Coordination help in the accomplishment of the organizational goal. Different outlook. It become imperative to reconcile differences in approach, timing and effort to secure unity of action. कि हर तरीके से हम कह सकते हैं कि अप्रोच अलग है, टाइम और एफर्ट को सिक्योर करने में हेल्पफुल है कोऑर्डिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन अवॉइड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं उनको कम करता है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इसको कहा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट क्लियरली।